जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे खुट्टी जिला को और उसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं, क्या कुछ भी चीज़ नहीं रटेंगे, डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले भी बहुत सारा पार्ट दे चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। बिल्कुल विस्तार से बताने की कोशिश की गई है। जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है वही सब चीज़ों को बताने का कोशिश किया गया है। तो चलिए खुट्टी जिला को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, खुट्टी जिला को जानने से पहले हम झारखंड का एक मैप बनाते हैं। देखिए, ये झारखंड का मान लेते हैं मैप है। आप लोग को भी बनाना चाहिए और मैप से पढ़ने के बाद थोड़ा उसका मज़ा कुछ और ही होता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये मान लेते हैं झारखंड है, आप लोग को सबको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये मैप है झारखंड का। और देखिए झारखंड का जो दक्षिणी छोटा नागपुर है उसमें खुट्टी जिला आता है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर जो है वो कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, तो देखिए ये जो एरिया है ये दक्षिणी छोटा नागपुर है। ये जो एरिया है वो दक्षिणी छोटा नागपुर है। यहाँ लातेहार के टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी निकलती है और ये आगे की ओर बहते हुए जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो इधर जो पश्चिम बंगाल में जाती है तो ये क्या करती है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को बांटने का काम करती है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में पड़ता है खुट्टी जिला को। तो देखिए खुट्टी जिला को हम देखने से पहले देखिए यहाँ देखते हैं ये क्या है, तो ये रांची है, आपका रांची जिला है जो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय भी है और झारखंड की राजधानी भी है, वो सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि देखिए ये जो एरिया है ना ये पूरी तरीक़ा से झारखंड से ही घिरा हुआ है। मतलब ये जो है आपका है लोहरदग्गा, जो पहले देख चुके हैं, लोहरदग्गा है, ये भी झारखंड से जुड़ मतलब घिरा हुआ है चारों तरफ से। और ये जो एरिया है ना ये भी पूरी तरीक़ा से झारखंड से ही घिरा हुआ है। और ये आपका है खुट्टी, क्या ये है आपका खुट्टी। तो देखिए ये जो एरिया है पूरी तरीक़ा से झारखंड से ही घिरा हुआ है। लेकिन आप अच्छे से देखेंगे तो झारखंड में जो 24 जिला हैं उस 24 जिला में से लगभग कितने जिला, लगभग क्या मतलब 24 में से 22 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य से सीमा लगाते हैं, मतलब किसी न किसी राज्य से टच करते हैं। लेकिन मात्र लोहरदग्गा और खुट्टी दो ऐसे ज़िले हैं जो किसी राज्य से सीमा नहीं लगाते हैं। मतलब ये चारों तरफ से अपने एरिया से घिरे हुए हैं, खुद झारखंड से घिरे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो झारखंड के क्षेत्र से ही घिरा हुआ है, कौन सा जिला है, तो ये खुट्टी भी है और एक लोहरदग्गा है। तो जो ऑप्शन देगा उसी के अनुसार आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका लोकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक मैप भी ले लीजिएगा, बैठ कर देखिएगा कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो ये एरिया हो गया खुट्टी। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब खुट्टी का पूरा डिटेल से समझते हैं कि खुट्टी का इतिहास जानते हैं। पहले खुट्टी कैसे बना, मतलब जिला के रूप में ये कैसे अस्तित्व में आया, इसका पूरा कहानी को जानते हैं और उसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। इतिहास इसका सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े महाविभूति जन्म लिए हैं, तो वो सबको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो खुट्टी है, मतलब जो जिला है आपका खुट्टी, जिला खुट्टी जो है, तो इसको समझेंगे कि ये अस्तित्व में कैसे आया। तो देखिए ये खुट्टी जो जिला है ना, सबसे पहले आपको पता होगा कि ये रांची जिला का ही पार्ट था। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो रांची है, रांची कब जिला बना था, तो 1899 ईस्वी में रांची जिला बना था। जब रांची 1899 ईस्वी में जिला बना था तो इसी के अंतर्गत एक क्षेत्र हुआ करता था खुट्टी, मतलब इसी के अंतर्गत खुट्टी हुआ करता था, रांची के अंतर्गत ही खुट्टी हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि खुट्टी जो है वो एक अनुमंडल के रूप में पहले अस्तित्व में आया। मतलब खुट्टी जो है 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में खुट्टी जो है पहले रांची जिला का एक अनुमंडल बना। देखिए रांची जिला का पहले एक अनुमंडल बना 1903 ईस्वी में, और 1903 ईस्वी में रांची जिला का एक अनुमंडल बना। इसके बाद क्या हुआ कि 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये 23वां जिले के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, 23वां जिले के रूप में अस्तित्व में आया। तो ध्यान में रखिएगा रांची जिला कब बना था, 1899 ईस्वी में। पूरा कहानी रांची जिला में हम बता चुके हैं। वैसे रांची जिला बहुत लंबा बताए हैं, 1 घंटा 23 मिनट का वीडियो है रांची जिला का, लेकिन अगर आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो रांची जिला से कुछ भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। बहुत कुछ वहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है और ख़ास करके जो पूछेगा वही चीज़ बताने की कोशिश किया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ एगारी बेगारी जैसे तैसे कुछ बता दिया गया, वैसा नहीं है। ठीक है,
तो कुल मिलाकर 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया। रांची कब बना था? तो 1899 में जिला बना था। और फिर इसी जिला का एक अनुमंडल कब बना? खुट्टी, तो ये 1903 ईस्वी में बना। और 12 सितंबर 2007 ईस्वी में ये जो है वो 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जिला कब बना और कैसे बना। ठीक है, इसके पीछे का कहानी पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब जब जिला के रूप में अस्तित्व में आया तो इसका सब कुछ देखते हैं, इसका क्षेत्रफल, इसका अनुमंडल, संसदीय क्षेत्र, सब इसका फेमस है, तो सब कुछ समझते हैं। तो इधर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जिला जो है, जिला खुट्टी। अब ये जो जिला खुट्टी है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। इसके पहले 2017 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें स्थापना और उसके बाद एक क्षेत्रफल से बड़ा प्यार था उसको, हर सीटिंग में पूछ देता था, एक न एक हर सीटिंग में पूछता था। क्या? हर सीटिंग में पूछता था। तो आप एकदम इसको साथ साथ करते चलेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत एक एनर्जी का काम करेगा। ये हो सकता है कि इसमें भी पूछ दे, जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें पूछ सकता है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल जो है ना वो कितना है, तो 2611 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2611 वर्ग किलोमीटर। आप ऐसे भी याद रखिएगा, 2600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? खुट्टी जिला का। किससे कटा है? तो रांची जिला से ही कटा है। यहाँ हम आपको बता चुके हैं। तो रांची जिला से ही कटा है। और कितना क्षेत्रफल है? तो इसका 2611 वर्ग किलोमीटर। इतना याद नहीं रहे तो कम से कम 2600 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे बात आता है कि क्षेत्रफल हो गया, स्थापना हो गया। अब इसका जो है लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा जो क्षेत्र है वो संसदीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वो इसका एक है, एक ही है। जो संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये खुट्टी ही है। ठीक है, खुट्टी ही इसका संसदीय क्षेत्र है। यहाँ के सांसद पता है कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है यहीं से सांसद चुने गए हैं। इस बार जो 17वां लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें ये यहीं से सांसद चुने गए हैं। कौन? अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो ये जो चुन के गए हैं, और जनजातीय मामले के मंत्रालय जो है उसके मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री हैं। और अभी हाल फिलहाल में इनको स्कॉच अवार्ड भी मिला है। तो पूछ सकता है आपको कि जिनको स्कॉच अवार्ड मिला है जनजातीय मंत्री, वो किस क्षेत्र से चुन के आते हैं? तो वो कहाँ से चुन कर आते हैं? तो खुट्टी से ही चुन कर आते हैं। और आपको एक और बात बताते हैं कि सबसे कम अंतर से जीतने वाले सांसद कौन थे? तो यही थे। सबसे कम अंतर से, मतलब सबसे कम वोटों के अंतर से जीते थे कौन? तो यही जीते थे। ठीक है, और सबसे अधिक वोटों से बोला जाए तो सबसे अधिक वोटों से कौन जीते थे? तो आपको पता होगा, पशुपतिनाथ सिंह। तो पशुपतिनाथ जो हैं वो धनबाद क्षेत्र से है। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा अंतर से जीते थे और ये सबसे कम अंतर से जीते थे। ठीक है, कम वोटों के अंतर से जीते थे। और कहाँ से? खुट्टी से। और अभी जनजातीय मामले के मंत्रालय के ये मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। कौन? अर्जुन मुंडा। और अभी इनको स्कॉच अवार्ड भी मिला है। और जो तीरंदाजी संघ होता है ना, उसके भी अध्यक्ष यही हैं। जो देश में तीरंदाजी का संघ है उसके भी अध्यक्ष यही हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ करंट अफेयर भी बताते चलते तो करते चलिएगा, सब आपका काम का है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लोकसभा क्षेत्र खुट्टी है जो एक है, जो अर्जुन मुंडा यहाँ से सांसद हैं। ठीक है, आपका विधानसभा है, विधानसभा जो है वो आपका दो है। यहाँ पे दो विधानसभा है, तोरपा और एक खुट्टी। दो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है खुट्टी में, तो ये दिमाग में रखिएगा, तोरपा और खुट्टी दो विधानसभा क्षेत्र है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है, विधानसभा हो गया। अब अनुमंडल देखते हैं। अनुमंडल जो है वो कितना है? तो अनुमंडल इसका एक ही है, एक जो है खुट्टी ही इसका अनुमंडल है। ठीक है, वैसे खुट्टी जिला का मुख्यालय खुट्टी है और अनुमंडल भी है उसका एक ही, खुट्टी ही अनुमंडल है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बहुत जरूरी होता है जानना, जो है प्रखंड। ये पूछ देता है। देखिए प्रखंड जो है वो कितना है? तो 6 इसका प्रखंड है। तो ये भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कितना प्रखंड है? तो 6 प्रखंड है। तो आपको यहाँ बहुत अच्छा समझने को मिल गया कि जो जिला है खुट्टी है, क्षेत्रफल 2611 वर्ग किलोमीटर है। लोकसभा क्षेत्र कितना है? तो लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? खुट्टी है, जहाँ से अर्जुन मुंडा सांसद हैं। उसके बाद विधानसभा 2 है, तोरपा, और एक आपका खुट्टी ही है। अनुमंडल कितना है? तो एक अनुमंडल खुट्टी है। और प्रखंडों की संख्या कितना है? 6 है।
देखिए ये बेसिक बात हो गया खुट्टी से, जो यहाँ से 100% पूछने का चांस बनता है। खुट्टी से जो बेसिक बात है ये था, जिसको बहुत अच्छा से जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो देखिए अब इसको हम मिटा देते हैं। इसी तरह चीज़ों को समझते चलिए और बहुत अच्छा काम देगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ सब कुछ समझ लेंगे तो फिर आपको 2-4 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए बहुत लोग रटते हैं, जनसंख्या रटते हैं, क्षेत्रफल तो ज़रूरी है, ठीक है, जनसंख्या रटते हैं, तो फिर लिंगानुपात, तो ये सब बहुत सारा चीज़ रटते हैं, लेकिन उतना चीज़ नहीं पढ़ने की ज़रूरत होता है। जो एग्ज़ाम में पूछा करता है उसी को ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बात हो गया कि खुट्टी जिला का बहुत कुछ यहाँ पे समझ लिए और जान लिए, तो अब इसका इतिहास को जानते हैं। देखिए इसका इतिहास को थोड़ा समझते हैं। इतिहास, देखिए बहुत भाई लोग कहते हैं ना कि जो लाइट थोड़ा सा कम रहता है। एक बात बताते हैं, ऊपर में बहुत सारा लाइट लगा हुआ है, समझे क्या, ऊपर में लाइट लगा हुआ है, लेकिन जैसे वो लाइट को ऑन करेंगे ना, पूरा बोर्ड पर लाइट आ जाता है। थोड़ा सा मिस सेट नहीं ढंग से हुआ है, इधर उधर हो गया है। तो जैसे उसको ऑन करेंगे ना, पूरा चकचौंधा देता है, मतलब यहाँ पर पूरा लाइटवा जो है ना पूरा फैल जाएगा, एकदम पूरा तरीका से चमकने लगेगा। अब उसके बाद कुछ लिखला नहीं दिखेगा। और जैसे उसको बुताएंगे तो यहाँ वाला सब दिखेगा, फिर चेहरा जो है ना वो आधार कार्ड जैसा मेरा दिखता होगा। देखिए चेहरा से कोई मतलब नहीं, अगर यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ना साफ साफ, जैसे हम उस लाइट को बुताते तो यहाँ वाला सब दिखता है, उसको जलाते तो मेरा जो है थोड़ा ब्यूटिशियन जैसा दिखने लगता है चेहरा। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ब्यूटिशियन जैसा दिखे ना दिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह आधार कार्ड जैसा दिखता है, क्या दिक्कत है। यहाँ जो है वो अच्छा दिखना चाहिए, क्या यहाँ अच्छा दिखना चाहिए, आपको सब कुछ साफ दिखना चाहिए। चेहरवा में कुछ लिखा हुआ थोड़ी मेरा जो उसको देखने से नहीं दिखेगा, वो तो आधार कार्ड जैसा दिखता होगा हमको, जहाँ तक लगता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधार कार्ड जैसा दिखे, लेकिन आपको समझ में आने वाला चीज़ अच्छा से दिखना चाहिए। क्या आपको समझ में आने वाला चीज़ अच्छा से दिखना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरत है। मेरा चेहरा को छोड़िए, ठीक है। तो देखिए इतिहास जो है ना, वो इतिहास को समझते हैं। इसका क्या इतिहास है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ के इतिहास में सबसे पहले जो बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे। देखिए इसका इतिहास जो है ना वो बहुत समृद्ध है, मतलब खुट्टी जिला का इतिहास जो है काफ़ी समृद्ध इतिहास है, क्योंकि इसके इतिहास में कुछ ऐसे महान विभूति जन्म लिए हैं जो भगवान के स्वरूप माने जाते हैं झारखंड में। तो इनसे इस क्षेत्र का और इस जिला का अस्तित्व, क्या पूरा झारखंड और भारत का गौरव बढ़ता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है कुछ महान विभूतियों के कारण। ठीक है, तो उन विभूतियों को डिटेल से हालांकि बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस जिला से संबंधित है, तो आप इतना एलिजिबल रहेंगे कि बता देंगे कि खुट्टी से संबंधित है, कि कौन सा व्यक्ति का नाम यहाँ से जुड़ता है। तो फिलहाल हम इतना चीज़ केवल बताएंगे कि जिससे ये जिला का इंट्रोडक्शन हो सके, जिला का एक परिचय हो सके, और इसमें इसका इतिहास का नाम अच्छा हो सके। ठीक है, इसका इतिहास को हम ऐसा जानेंगे कि जिससे कि हम सब कुछ थोड़े थोड़े बातों से समझते चलेंगे। वैसे बिरसा मुंडा को तो डिटेल से पढ़ना ही है। बिरसा मुंडा को जब बताएंगे ना तो पूरा एक क्लास मतलब लग जाएगा, हमको 1-2 घंटा लग जाएगा बिरसा मुंडा को बताने में, और तब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन फिलहाल हम 1-2 घंटा यहाँ करेंगे तो आप लोग देखेंगे नहीं। वैसे तो शेयर वेयर करते नहीं है, कहाँ लोग मतलब इस पर व्यू करता है, देखता नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेगा ना तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कंटेंट देंगे और बहुत अच्छा देंगे। मतलब आप लोग को लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ें, क्या कुछ पढ़ें। लेकिन बस आप लोग का थोड़ा कोऑपरेशन मिलेगा तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, और यूनिक बात भी जो शायद आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो हम उस तरह की भी बातें आपको बताएंगे। देखिए बिरसा मुंडा के बारे में सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं। बस इतना ही जानेंगे कि बिरसा मुंडा जो है उनका जन्म जो है यहीं पर हुआ था, खुट्टी में उलीहातू जो क्षेत्र है यहीं पर हुआ था। ठीक है, उलीहातू क्षेत्र में बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, उलीहातू ग्राम में हुआ था, जो खुट्टी में ही पड़ता है। यहीं पर ये पले बढ़े और बड़े हुए। उसके बाद बड़े होने के बाद
जनजातियों को हेल्प करने में, जनजातियों को मदद करने में और उनको आगे बढ़ाने में, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने में और जोड़ने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। मतलब जनजाति जो मुख्य धारा से भटक रहे थे, जो मुख्य धारा से दूर हट रहे थे, जागरूकता उनमें नहीं था, उन सबको जागरूक करने का प्रयास इन्होंने किया। इसीलिए सबसे पहले इन्होंने धार्मिक सुधार किया। मतलब बिरसा मुंडा बोला जाता है कि जन्म के बाद जब बड़े हुए तो सबसे पहले बिरसाई पंथ एक धर्म इस पर प्रारंभ किए थे। मतलब जनजातियों को जागरूक करने में पहले काम इनका था कि जनजातियों को हम जागरूक करें और जागरूक करके उनको आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये प्रयास इनका सबसे पहले रहा था बिरसा मुंडा का। और बिरसा मुंडा बिरसाई धर्म भी चलाए थे, और जो अंग्रेजों के प्रति लोगों का कैसा व्यवहार होना चाहिए और अंग्रेजों का क्या कंडीशन बनता है इनके साथ, इस पर भी थोड़ा इनका विचार आता है आगे। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये धार्मिक स्वरूप में आंदोलन चालू किए थे, और धार्मिक स्वरूप में चालू करने के बाद ये आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया था। सबसे पहले हुआ क्या था कि बिरसा मुंडा तो जनजातियों को सुदृढ़ करने के लिए, जनजातियों को एकजुटता में लाने के लिए, एकेश्वरवाद में विश्वास करने के लिए, उसके बाद जो मद्यपान करता है उसको छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, पशु बलि को त्यागने के लिए अगर लोग को जागरूक कर रहे थे, तो लोगों को जुड़ाव जो है बिरसा मुंडा से होने लगा। बोला जाता है कि बिरसा मुंडा से जब होने लगा, जुड़ाव ज़्यादा होने लगा लोगों का, तो हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया। और बताइए, अब ये धार्मिक काम कर रहे थे, किसी को तो मार काट नहीं रहे थे, धार्मिक काम कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों को डर हुआ कि कहीं आगे कुछ ये ना कर दे, तो इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बोला जाता है कि सबसे पहले इनको 1895 ईस्वी में, ठीक है, 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1895 ईस्वी में जब गिरफ्तार किया गया था ना, तो इनको जेल ले गया गया। अब इसके बाद मतलब 1897 ईस्वी में छूटे थे। देखिए डिटेल से हम चलेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा शॉर्ट चलेंगे। 1897 में छोड़ा गया, तो पहले तो धार्मिक आंदोलन चलाते थे, बाद में ना इनका आंदोलन जो है वो उग्र हो गया। जब 97 में छूटे, अब 97 में छूट कर जब निकले जेल से, बोले अब तो हम नहीं छोड़ेंगे। क्या अब नहीं छोड़ेंगे? हम किसी को कुछ बिगाड़े नहीं थे, हमको ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया अंदर। और उसके बाद ये निकले, तो और निकलते के साथ बोलते हैं कि इस धरती को मतलब डिकुओं की खून से रक्त रंजित कर दो। मतलब कि अब हम कुछ सुनने वाले नहीं हैं। पहले तो इनका आंदोलन बड़ी शांति प्रिय था, धार्मिक स्वरूप में था। बाद में इनका आंदोलन जो है वो उग्र रूप धारण कर लिया, और जो एक बहुत बड़ा उलगुलान का रूप धारण कर लिया। बिरसा मुंडा आंदोलन जो चला था, उनका यही प्रणेता थे, जिसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। एक्चुअली में ये उलगुलान विद्रोह जो था ना, वो प्रेरित था किससे? तो वो प्रेरित था जो सरदारिया आंदोलन हुआ था उससे। सरदारिया आंदोलन जो है ना, इसके पहले चल रहा था। सरदारिया जो आंदोलन है, सरदारिया आंदोलन, तो ये सरदारिया जो आंदोलन है, ये जो चल रहा था, ये 1858 ईस्वी से चल रहा था। अब ये 1858 से सरदारिया आंदोलन चल रहा था, तो ये आंदोलन जो है 1895 तक आते आते, 1895 तक आते आते क्या हुआ, ठंडा पड़ गया। 1895 तक आते आते पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो गया। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो इसी बीच में जन्म हुआ था किनका? बिरसा मुंडा का। तो ये छत्रछाया इस आंदोलन का था। इस आंदोलन का छत्रछाया जो है वो इन पर था, बिरसा मुंडा पर काफ़ी हद तक था। तो जब ये आंदोलन जब ठंडा पड़ा ना, तो इसी आंदोलन को 95 से, मतलब 1895 से आगे बढ़ाने का काम किए। तो 1895 से 1900 के बीच में चला था यहाँ पे मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान विद्रोह भी झारखंड में कहा जाता है। तो ये पूरी तरीक़ा से चला। मतलब बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा 1899 में उग्र रूप धारण कर लिया था मुंडा विद्रोह। उग्र रूप धारण कर लिया, तो फिर यहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में, और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर बोला जाता है कि हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाता है। तो कुल मिलाकर इनका बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ कुछ डिटेल्स बता नहीं रहे, बस खाली आपको यहाँ ये जानना था कि खुट्टी के इतिहास में इनका नाम जुड़ता है, क्योंकि ये जो महान विभूति हैं झारखंड के, वे खुट्टी जिला से ही संबंधित हैं। उलिहातू जो एरिया है वहीं इनका जन्म हुआ था, और ये बुनकर परिवार में जन्म लिए थे। मतलब जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल से, तो बुनकर परिवार में ये जन्म लिए थे। डोम्बारी पहाड़ था, उधर ये बाँसुरी उसूरी बजाया करते थे और उधर घुमा करते थे, पूरा तरीक़ा से उधर ही ये घुमा करते थे और बाँसुरी बजाया करते थे।
अब बड़े हुए तो फिर ये उग्र आंदोलन झारखंड के क्षेत्र में चलाए थे, खास करके दीकुओं के विरुद्ध, और उसके बाद बैट बेगारी प्रथा के विरुद्ध इनका आंदोलन व्यापक स्तर पर चला था और ये आगे बहुत आगे तक गए। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो संसद भवन होता है ना, उस संसद भवन में मात्र एक जनजातीय नेता है बिरसा मुंडा, जिनका तस्वीर लगा हुआ है। आप अच्छे से देखेंगे तो झारखंड में इनको धरती आभा बिरसा भगवान कहा जाता है इनको, और बहुत मतलब देवता स्वरूप झारखंड में ये पूजे जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण विभूति हैं झारखंड के, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वैसे बिरसा मुंडा के बारे में हम डिटेल्स चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे भी बातें बताएंगे। देखिए एक बात हम बता देते हैं जो थोड़ा सा आप लोग को यूनिक लगेगा, वैसे इसको फिल्म में भी दिखाया है, फिल्म बिरसा मुंडा से रिलेटेड फिल्म था, उसमें दिखाया है कि बिरसा मुंडा बचपन में बड़ी नटखट थे, क्या बहुत नटखट थे। देखिए बचपन में जब वो समझदार टाइप का हो गए थे, एक कहानी थोड़ा छोटा सा सुना देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। तो बिरसा मुंडा थोड़ा सा जब बड़े हुए थे ना, तो जब बिरसा मुंडा थोड़ा सा बड़े हुए, समझदार हुए, तो बोला जाता है कि उस समय अकाल पड़ा हुआ था, लगभग कुछ खाने पीने को होता नहीं था, कंदमूल खाया जाता था, उसी से किसी तरह से जीवन जीता था ये सब लोग। तो जब वो कंदमूल खाकर ज़िंदगी बिता रहे थे, तो उसी बीच में ना उनके आसपास में कोई महिला की मृत्यु हो जाता है, मतलब उनके घर के आसपास में कोई महिला का मृत्यु हो जाता है। तो ये छुप कर देखते रहते हैं, जो बहुत सारा क्रियाक्रम किया जाता है तो वो देखते रहते हैं। तो होता है क्या कि पता नहीं, एक परंपरा है कि मुंह में पैसा डालना, फिर सोना चांदी मुंह में डाला जाता है जो मरता है उस आदमी के मुंह में, ऐसा। तो ये ना पूरा तरीका से साइड में देख रहे थे खड़ा होके, और ये अंदर से सोचे कि यार खाने के लिए इंसान के पास कुछ नहीं है, ये मरा हुआ आदमी को मतलब मुंह में डाला जा रहा है चांदी सोना, फिर पैसे का सिक्का डाला जा रहा है, ये कौन सा परंपरा है। मतलब मेरे को तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और ये मरा हुआ आदमी को इतना कुछ दिया जा रहा है, ऐसा इनके मन में विचार आया। तो बोला जाता है कि जब वो आगे जा रहा था, सब जब पार्थिव शरीर को लेकर जा रहा था लोग दफनाने के लिए, तो जहाँ पर दफनाया तो ये दूर से देख लिए थे, बिरसा मुंडा दूर से देख लिए थे, और देख लिए थे कि कहाँ दफनाया है। अब क्या होता है कि फिर रात में ये जाते हैं और उसके बाद एकदम पूरा नटखट रहते हैं, रात में जाते हैं और उसके बाद उसको पूरी तरीक़ा से कब्र को खोदते हैं, और जितना पैसा उसा होता है, चांदी उंदी होता है, वो निकालते हैं, और जो साहूकार होता है उसके यहाँ दे देते हैं। अब साहूकार को दे देते हैं, साहूकार क्या करता है कि उसके बदले में उनको धान दे देता है, धान का एक छोटा सा बोरिया दे देता है। अब धान लेके जैसे ये घर आते हैं कि चलो आज कुछ खाएंगे, अब धान लेके जैसे आते हैं, उस साहूकार जो है साथे साथे में पीछे पीछे आ जाता है। अब पीछे पीछे जब आता है ना, तो उसकी माँ बोलती है कहाँ गया था, तो बताते हैं कैसे ही घूमने के लिए गए थे, काम करने के लिए गए थे, देखो चावल उवल लेकर आ रहे हैं धान। तो माँ तो थोड़ी देर के लिए खुश हुई, तब तक पीछे से वो आदमिया चला गया जिनके पास वो बेच के गया था, सोना और पैसवा चंदिया जो बेच के गया था, वो पीछे आ गया। और वो बोल दिया फलानवा का जो बीवी मरी थी ना, तो उसी का कब्रवा से सब कुछ पैसा वैसा और ये सब निकाल कर आया है ये, और मेरे पास बेच करके और ये धान लेकर यहाँ पे आया है। तो इस तरह का जब सुनी माँ, तो बोला जाता है कि वो जब मारी कि इस तरह का बदमाशी करते हो, तो जब मारी तो ये भागे। अब ये भागे तो फिर जंगल उंगल तरफ भागे लोग खोजने के लिए, फिर बाद में गया पीछे पीछे। तो बोला जाता है कि रात हो गया था जंगल में, जब भागते भागते रात हो गया था, पूरी तरीक़ा से रात हो गया था। तो कहीं पर ये ठोकर लगा इनको, फिर वो गिर गए, दिखाया है इसमें। जब ठोकर लगा, जब गिर गए, तो गिरने के बाद ऊपर से सिगबोगा का आशीर्वाद आता है, और सिगबोगा उनके सपनों में आते हैं। अब बोलते हैं कि तुम जनजातियों का कल्याण करने वाले हो, तुम उठो जागो और तुम जनजातियों की स्थिति को सुधारो और उनको आगे बढ़ाओ, ये करो, तुम भगवान हो, तुम आगे सब जनजातियों की मसीहा हो, ऐसे सिंगबोगा ने कहा। और इनको ऐसा रियलाइज हुआ, फिर ये उठे और उठकर घर गए। क्या उठकर घर गए, इनको माँ जैसे मारने के लिए सोची, वैसे बोलते हैं कि तुम हमको नहीं मार सकती है, हम भगवान हैं, तुम कौन हो, नहीं हम भगवान हैं, ऐसा बोले। मतलब खुद को ही सबसे पहले भगवान बोले थे, उनके बाद बहुत सारे लोगों ने इनको भगवान बोला। तो मेरे कहने का मतलब है ना, ये सब बताने का मतलब है कि ये भी बचपन में नटखट थे। वैसे देख रहे हैं, मतलब 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, और महज 25 साल के उम्र में ये क्या ऐसा कर गए जो झारखंड के भगवान कहे गए, ये सोचने वाली बात है। अभी के समय में 25 साल की उम्र में तो बढ़िया से लोग खाना मतलब बनाना नहीं जानता है घर में, ठीक है, और माँ बाप को हेल्प करना नहीं बनता, 2 लड़की लेके घूमल चलेगा, मतलब
25 साल की उम्र में, ठीक है। लेकिन ये 25 साल की उम्र में झारखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए झारखंड के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। तो ये इस तरह के महान विभूति हैं। वो कहानी सुनाने का मतलब था कि कहीं कहानी फिल्म में दिखाया गया है, इसलिए हम वो सुनाएं। वो रोचक कहानी टाइप का था कि वो बचपन में सब एक ही जैसा रहता है। ऐसा नहीं भगवान थे तो ऐसा नहीं कि वो अलग जन्म से ही थे, नहीं, हम और आप जैसे ही एक थे, लेकिन अपने कर्मों के बदौलत वो एक भगवान बने थे, बने झारखंड में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। हम डिटेल से नहीं चलेंगे, अभी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमको खुट्टी जिला बताना, अगर बिरसे मुंडा बताने लगे तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जो बहुत कुछ हमको नहीं बोलना पड़ रहा है, अंदर से बोलने का मन करता है लेकिन रोकना पड़ रहा है कि हम क्या बोलें, अभी नहीं बता सकते। जब बिरसा मुंडा अलग से पढ़ेंगे ना तो हम पूरा डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है, और उस समय समझेंगे। अब यहाँ पर एक है जयपाल मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा या जयपाल मुंडा। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म हुआ था ना, जन्म जो हुआ था, ये दिमाग में रखना है, जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था जयपाल सिंह मुंडा का। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि ये जो टकरा क्षेत्र में जन्म हुआ था, खुट्टी जिला का ही टकरा क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था जयपाल सिंह मुंडा का। और ये जो जयपाल सिंह मुंडा थे, इनका जन्म जो खुट्टी के टकरा जिला में हुआ, तो वैसा बोला जाता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था, तो उनका मृत्यु जो हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ, 1903 ईस्वी में हुआ। तो ऐसा माना जाता है ना कि बिरसा मुंडा का मृत्यु और इनका जन्म होने का जो गैप देखा जाता है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिरसा मुंडा के दूसरे रूप हैं। क्या बिरसा मुंडा के दूसरे रूप हैं? तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बिरसा मुंडा के दूसरे रूप किसे कहा जाता है, तो जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है, ठीक है। मरांड गोमके के नाम से ये बहुत फेमस है। मरांड गोमके मतलब द ग्रेट लीडर, इनको कहा जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। और जयपाल सिंह मुंडा जो है बिरसा मुंडा के दूसरे रूप हैं, क्योंकि एक ही जिला में जन्म हुआ। और अंतर भी देखिए कि कब 1900 मरे बिरसा मुंडा और 1903 ईस्वी में इनका जन्म हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये दूसरे बिरसा मुंडा थे। ऐसा माना जाता है कि ये झारखंड के दूसरे मतलब हैं, मतलब बिरसा मुंडा के दूसरे जन्म इनका बोला जाता है, जयपाल सिंह मुंडा का। और जयपाल सिंह मुंडा का देखिए, ये भी कुशाग्र बुद्धि के थे। जब 1928 ईस्वी में बताएंगे कि 1928 ईस्वी में जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड है, नीदरलैंड में ओलंपिक का हो रहा था, जो ओलंपिक हॉकी का हो रहा था, उस ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता, तो ये गोल्ड मेडल जीता था। इन्हीं के कप्तानी में गोल्ड मेडल जीता था, मतलब ये हॉकी टीम सबसे पहले तो नीदरलैंड में हुआ था, एम्स्टर्डम में ओलंपिक, तो वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। और यहीं पर जो ध्यानचंद है ना, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, ये इन्हीं के समय में खेलने के लिए सबसे पहले प्रारंभ किए थे। इन्हीं के कप्तानी में वो अपने जीवन में खेलना प्रारंभ किए थे हॉकी। तो कभी कभी ना ये भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया करता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर आगे आकर ये खेल उल से कैरियर इनका चला गया, फिर खेल को ये दिमाग से हटा दिए। तो फिर उसके बाद आगे जाकर 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना किए थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। जब हम झारखंड आंदोलन बताएंगे ना कि झारखंड के लिए किस तरह का आंदोलन चला, तो उसमें हम डिटेल से चलेंगे इसको कि झारखंड जो पार्टी कैसे बना, ठीक है, किस तरह से पार्टियां टूटते गई है, आगे बढ़ते गया। और ये फिर आगे जाकर 1952 ईस्वी में पहली बार चुनाव लड़ता है, मुर्गा छाप रहता है, 33 सीट ये जीतते हैं। फिर उसके बाद आगे जाकर इनका अस्तित्व कांग्रेस के साथ मिल जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह का इतिहास हम डिटेल से समझाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जानिए कि इनका जो है टकरा गांव में खुट्टी में जन्म हुआ था। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है वो हॉकी में गोल्ड मेडल जीते थे। और उसके बाद 1950 में झारखंड पार्टी बनाए थे, ठीक है। 1952 ईस्वी में पहली बार चुनाव लड़े, 33 सीट लिए थे और ये
कहाँ से, मुर्गा छाप से चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो ये बिरसा मुंडा का थोड़ा सा कहानी हुआ। बाद में इनका बोला जाता है कि 1970 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया। ठीक है, इनका 1970 ईस्वी में मृत्यु हो गया। तो ये भी जो है एक महान विभूति के रूप में इनका भी नाम आता है। कहाँ से, तो खुट्टी जिला से। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा समझ के रखेंगे क्योंकि ये भी बहुत महान लीडर में से एक हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो एक कड़िया मुंडा को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उनका भी परिचय आता है, कड़िया मुंडा का। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब अगर यहाँ आप कमेंट करके बताएंगे कि कड़िया मुंडा को कौन सा पदक मिला है, मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कौन कौन सा पदक मिला है, वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताएंगे आप लोग। और दूसरी बात, जो खुट्टी जिला से होंगे या तो खुट्टी जिला से नहीं भी होंगे और वीडियो देख रहे हैं, तो जब लगे कि हम कुछ बताने में छोड़ दिए, ये चीज़ बताना चाहिए था लेकिन हम नहीं बताएं, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा करता है, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि जब खुट्टी जिला कोई भी पढ़ेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में देखेगा तो मेरा पढ़ाया हुआ और कमेंट बॉक्स दोनों जो है एक साथ उसको पूरा कंप्लीट खुट्टी जिला का ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोग काम करेंगे। सब लोग एक एक बात जरूर खुट्टी जिला का विशेषता का नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बढ़िया बात लिखेंगे, जो रेलिवेंट हो, एग्जाम में पूछा करता हो, उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। कड़िया मुंडा का इतिहास भी यहाँ से जुड़ता है, वो भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। नीलकंठ का भी नाम आता है यहाँ पे, नीलकंठ सिंह मुंडा का भी नाम आता है, जो खुट्टी जिला से ही संबंधित है, तो इसको भी दिमाग में यहाँ पर रखेंगे। निक्की प्रधान, ठीक है, वो तो हॉकी से संबंधित है, ओलंपिक में खेली है वो, जो आपका हॉकी का जो हुआ था अभी, जो कौन सा, टोक्यो ओलंपिक में खेली है, तो वो भी इस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो व्यक्ति के रूप में जो अभी हम बताएं उसी को यहाँ से पूछा जाएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने का बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, और जैसे कुछ भी बोलते हैं ना, लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो लिखते चलिएगा सब, क्या साथ साथ में लिखते चलिएगा, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए ये क्लास। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं। देखिए, इसका जनसंख्या में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप बोलिए जनसंख्या इसका भी बता रहे हैं, अभी तो बोले थे जनसंख्या नहीं पढ़ना है, जनसंख्या पढ़ना है खाली एक काम। देखिए, जनसंख्या में ना जो जनजाति है, जनजाति जो है, इसका जनजाति प्रतिशत में सर्वाधिक प्रतिशत किसके पास है, 73% जनजाति है, वो इसी के पास है। जनजातियों का सर्वाधिक संख्या किस जिला में है, अगर ये पूछे तो वो रांची जिला में। सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति का कहाँ है, तो वो रांची में है। और अगर बोले कि सर्वाधिक जनजातियों वाला परमंडल कौन सा है, तो वो कौन सा परमंडल है, संथाल परगना। सबसे ज़्यादा जनजातियों वाला परमंडल संथाल परगना, और सबसे ज़्यादा जनजातियों वाला संख्या में तो वो होगा आपका रांची। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जनजाति कहाँ है, तो वो खुट्टी में है, मतलब 73%। खुट्टी में जो है ना वो 73% क्या है, तो 73% जनजाति है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। और सबसे कम प्रतिशत में और जनसंख्या में कोडरमा में, जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत और सबसे कम संख्या भी कहाँ है, तो कोडरमा में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम प्रतिशत में जनसंख्या में जनजाति कहाँ है, तो वो कहाँ है, कोडरमा में। सबसे संख्या में कम कहाँ है जनजाति, कोडरमा में। सबसे अधिक कहाँ पे है, तो सबसे अधिक जो है खुट्टी में है प्रतिशत में। संख्या में बोले तो किस जिला में, रांची में। ठीक है, एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति सर्वाधिक कहाँ है प्रतिशत में, तो सर्वाधिक प्रतिशत में चतरा में, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में चतरा में है। और सबसे कम जो है वो कहाँ है, तो सबसे कम जो है वो पाकुड़ में है, सबसे कम पाकुड़ में है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, हम इतना सारा चीज़ बता रहे हैं ना, आप लोग खाली शेयर कीजिए, हम सब कुछ लिख कर बताएंगे डिटेल से। जिला का दर्शन खत्म हो जाएगा ना, तो एक एक चीज़, जनजाति का एक अलग से, फिर अनुसूचित जाति का अलग से, सब अलग अलग करके पढ़ाएंगे, एक एक और लिख कर पढ़ाएंगे। बस थोड़ा कॉपरेट कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, क्या थोड़ा शेयर कीजिए आप लोग, तब जाकर हम डिटेल से आपको लिख कर पढ़ाएंगे।
लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए आप लोग, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही जो इम्पोर्टेंट था कि जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है, तो खुट्टी में है। 73% जनजाति यहाँ पे है। बस इतना ही दिमाग में रखना है, जनजाति मतलब जाति से यहाँ पे, ठीक है, जनसंख्या से इतना ही बात दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे नदी हम लोग देख लेते हैं। जो नदी है, ये नदी, अब जो नदी है वो कौन कौन सा नदी है, तो देखिए नदी में से यहाँ से कोई नहीं है। दक्षिणी कोयल नदी थोड़ा सा आती है, तो दक्षिणी कोयल नदी और कांची नदी, जैसे कांची नदी एक पढ़े होंगे, ठीक है, रांची जब पढ़ेंगे ना, कांची नदी का एरिया और दक्षिण कोयल, ठीक है, दक्षिण कोयल, दो नदियां जो है ना उनका नाम यहाँ से जुड़ता है। मतलब दोनों नदी, जैसे रांची का जो क्षेत्र है यहाँ से निकलती है नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये नीचे में खुट्टी है, तो खुट्टी के क्षेत्र से ये प्रवाहित होती है, इसीलिए बोला जाता है कि ये नदियाँ खुट्टी के क्षेत्र से प्रवाहित होती है। तो नदी अगर बोले तो कांची नदी और दक्षिणी कोयल नदी जो है वो इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। अब आता है खनिज, ठीक है। देख खनिज जो है ना उसको थोड़ा समझ लेंगे। देख खनिज जो है इसमें क्या है, तो इसमें बॉक्साइड यहाँ पर मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। यहाँ खनिज उनिज कुछ नहीं मिलता है। क्या खनिज उनिज के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है खनिज के रूप में। बस थोड़ा सा एरिया में आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, बॉक्साइड थोड़ा मोड़ा मिलेगा और चूना पत्थर यहाँ पे थोड़ा मिलेगा, चूना ऊना यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो बॉक्साइड और चूना पत्थर यहाँ पे खनिज के रूप में मिलता है, लिख लीजिए, बॉक्साइड और चूना पत्थर खनिज के रूप में मिलता है, ठीक है, खनिजा नहीं खनिज, ठीक है, खनिज के रूप में मिलता है। और उसके बाद आगे आएंगे तो उद्योग, ठीक है। उद्योग जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, कृषि से संबंधित यहाँ पे उद्योग है। कृषि उद्योग जो है मतलब जो फॉरेस्ट में, जंगल में जो उत्पाद होता है उससे संबंधित उद्योग मिलेगा यहाँ। लकड़ी उकड़ी वाला उद्योग मिलेगा, फर्नीचर उर्नीचर उद्योग मिलेगा, टोकरी बिनने वाला उद्योग मिलेगा, ये सब उद्योग यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं का एक संगठन बनाकर बहुत सारा चीज़ों को असेंबल करवाने का काम यहाँ चालू हुआ है। जैसे छोटा छोटा सोलर वूलर का जो खिलौना उलौना बनता है, फिर जो एक डिजिटल लाइफ होता है वो सब का बनता है, तो वो सब का असेंबल करने का यहाँ काम खुला है। लेकिन फिलहाल उस सबसे मतलब नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे वनो उत्पाद से थोड़ा संबंधित है ये एरिया। यहाँ से आपको तसर उसर का क्षेत्र मिलेगा आपको यहाँ से वनो उत्पाद में, ठीक है। फिर केंदो पत्ता बेंडी उड़ी उद्योग का क्षेत्र यहाँ मिल सकता है थोड़ा मोड़ा। तो कुल मिलाकर औद्योगिक दृष्टि से ये थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है खुट्टी। यहाँ पर उद्योग का उतना महत्व नहीं है। यहाँ कृषि से संबंधित, वनो उत्पाद से संबंधित ज़्यादा उद्योग देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा है, इसको आप समझ लीजिएगा। वैसे उद्योग से यहाँ से पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्यटन, देखिए पर्यटन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ एक दो जगह है। जैसे आप यहाँ पे काला माटी घूमने चल जाइए, काला माटी बहुत अच्छा जगह है, काला माटी घूमने चल जाइए। मतलब फिर उसके बाद बिरसा मुंडा का आवास, बिरसा मुंडा का जो घर है उलिहातो, वो क्षेत्र घूमने वाला है। उसको भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो वहाँ पे घूम सकते हैं, वहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। टकरा गाँव, जो टकरा गांव है किसका, जयपाल सिंह मुंडा का, उस गांव में जा सकते हैं, वहां पर घूम सकते हैं। डोमवारी पहाड़, जहां पर बिरसा मुंडा उछल कूद किया करते थे, क्या बिरसा मुंडा उछल कूद किया करते थे, घुड़सवारी किया करते थे, अपना सैनिकों को वहां ट्रेन किया करते थे, वो पहाड़ी क्षेत्र आप जाके घूम सकते हैं। वो भी यहाँ पे घूमने वाला क्षेत्र है, बहुत अच्छा क्षेत्र है। डोमवारी पहाड़ घूमिए, टकरा गाँव जाइए, टकरा गाँव में घूम सकते हैं, उलिहातो घूम सकते हैं, ठीक है। ये सब जितना बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह है घूमने के लिए। यहाँ पे काली माटी क्षेत्र घूम सकते हैं। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, आप यहाँ खुट्टी में जाकर घूम सकते हैं, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय खुट्टी में घूम सकते हैं। पंचघाघ जलप्रपात जा सकते हैं, खुट्टी में ही है पंचघाघ जलप्रपात। एक्चुअली में क्या है ना, खुट्टी में जो पंचघाघ जलप्रपात है, 5 झरना ऐसे गिरती है पंचघाघ जलप्रपात में। एक्चुअली में क्या है, कहानी बताते हैं, मतलब पहले समय का कहानी है कि मतलब एक लड़का था, एक राजा था, और उस राजा के ऊपर में 5 गो बहन थी, पांचों लाइन मार दी थी, मतलब पांचों से ब्याह करना चाहती थी। तो ससुरा एक के साथ बिहार करेगा, मतलब कोई थोड़ी सबसे साथ कर लेगा, अरे 2-4 ठो से थोड़ी ब्याह होगा, ब्याह तो एक से होगा। तो वो किसी उसमें से एक से करना चाहता था, और पांचों बहन लोग है उसी को चाहती थी। तो पांचों बहन लोग अपना अपना हाथ पकड़ कर ना चौक दी थी, ठीक है, जलप्रपात में। अब जलप्रपात में ऐसे चौकी ना,
तो वो जब चौक दी तो वही जो है वो 5 भाग में बट गया, 5 भाग में बह गया। तो 5 भाग में जो बटा ना, उसी के उसका नाम पड़ गया पंचघाघ जलप्रपात, खुट्टी में है, ठीक है। तो खुट्टी में है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। मतलब पांचों बहन लोग जो है ना, हथवा पकड़ी ऐसे जाकर छपाक से मतलब नीचे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसीलिए उसका नाम पड़ गया पंचघाघ जलप्रपात, पांचों 5 धाराओं में फैल गया, ठीक है। तो पंचघाघ जलप्रपात जाइए, यहीं पर मिलेगा। और एक है, मतलब आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर, बेलवा दाग का टीला, ठीक है। बेलवा दाग जो है ना, वो जगह घूमने वाला है एक्चुअली में। नालंदा में इतना बड़े बड़े को ईटा मिला है ना, नालंदा में देखेंगे तो इतना बड़ा बड़ा पहले के समय का ईटा मिला है। उसी तरह का बेलवा दाग का जो टीला है, वहाँ से जब खुदाई हुआ तो ये नालंदा के तर्ज पर बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मिला है। मतलब इतना बड़ा बड़ा पत्थर का टाइप का संरचना मिला है। तो लेसा लोगों का बोलना है कि ये बौद्ध विहार हुआ करता होगा, मतलब बौद्ध से संबंधित यहाँ पे कुछ अवशेष मिला है। तो बेलवा डाक का टीला कभी पूछता है वो कहाँ है, तो बेलवा डाक का टीला जो है वो खुट्टी में है, और वो भी पर्यटन का केंद्र है। क्या पर्यटन का केंद्र है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, जाकर चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बेलवा डाक का टीला भी कहाँ पर है, तो वो आपका खुट्टी में है, जो देखने वाला है, बौद्ध से संबंधित स्थल है, ठीक है। इसमें एक आता है JH वैल्यू, ठीक है, JH वाहन निबंधन संख्या। तो JH वाहन निबंधन संख्या कहने का मतलब जो गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट में होता है, तो इसके लिए होता है 23, ठीक है। इसके लिए 23 दिया गया है। 23 मतलब समझ रहे हैं, 23वें नंबर का तो जिले बना था ये खुट्टी, तो 23 नंबर इसका आता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान। तो इस तरह से पूरा हम खुट्टी जिला को आप लोग के पास रखने का प्रयास किए, जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा करता है, उन सभी बातों को यहाँ पर बताने का प्रयास किए। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।